हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्री एचयू में। तो होप जो मोस्ट ऑफ बच्चे जो है आप मेरी वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है, वो मोस्टली जो है अपने एग्जाम के पास ये वीडियो देखेंगे मोस्टली। तो ठीक है, तो मैं उनको एक बार अपने चैनल के बारे में बता रहा हूँ कि हमारा जो एग्री एचयू चैनल है वो मोस्टली एचबीएससी बच्चों को सपोर्ट करता है, ठीक है, हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम डेज। ठीक है, तो हमने एक प्लान किया कि हम एग्जाम से पहले भी बच्चों की हेल्प कर सकें। तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, तो इसके हम लेक्चर्स आपके लिए जो है लेके आ सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपके जो 2026 के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस रहने वाला है उसका हर एक चैप्टर बिल्कुल इजी वे में और मजेदार वे में, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, ऐसा आपको कोई भी लेक्चर नहीं मिलने वाला जो आपको बाय लैंग्वेज में आपको जो है सिलेबस कवर करा दे। और कोई चैनल पे आपको ऐसे लेक्चर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी ये लेक्चर अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे ढंग से, ठीक है, तो मैं कोशिश किया कि मैं इसमें हर एक चीज इंक्लूड करूं। अगर आप ये जो है लेक्चर्स को ढंग से समझ लेंगे, इन वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से समझते चलेंगे चीजों को, तो आप जो है अपने आंसर अपने आप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में। ठीक है, आपके क्लास 12th में बड़े जितने भी बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन लिया होगा उनको ये चीजें बहुत ही अच्छी और मजेदार इंटरेक्टिव लगने वाली है। और मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा आसान बनाने की कोशिश भी करूंगा, आपको बहुत ज्यादा जो है चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। बाकी इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं है, बट जो है आपका जो है सिलेबस है तो उसको आप बड़े अच्छी तरह से समझते चलिएगा। बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप खुद के नोट्स जो है वो छोटे छोटे से नोट्स बना लिए, क्योंकि आपको पता है कि हर एक बच्चा जो है, हम भी हैं तो खुद से आंसर बनाते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 हम स्टार्ट करेंगे, प्लानिंग इन द स्पोर्ट्स चैप्टर का नाम है। ठीक है, इंट्रो वीडियो जो है इससे पहले मैं आपकी जो है डाल दूंगा, ये डाल चुकी होगी आपकी जब आप देखेंगे। ठीक है, तो उस इंट्रो वीडियो के बाद, ठीक है, 1-2 मिनट की होगी वो आप देखने के बाद इस वीडियो को देखना। यहां से हम जो है सिलेबस को कवर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, बहुत ही मजेदार चैप्टर को, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स को फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, एचबीएससी 2026 के अकॉर्डिंग देखो, आप कंटेंट देखने हैं सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर है क्या चीज है। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है मीनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, मीनिंग आएगा उसका। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लानिंग का, प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, वेरियस जो आपकी कमेटी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। टूर्नामेंट समझेंगे हम, नॉकआउट और लीग और आपका राउंड रॉबिन और उसका कॉम्बिनेशन, इस सभी को हम जो है कवर करेंगे। प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर, इसका क्वेश्चन 5 नंबर का हर साल आता है, तो इसके लिए हम जो है इस लेक्चर में मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। तो मैं उस वीडियो में हर एक जो है फिक्सचर को ड्रॉ करना बड़ा ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं थ्योरी कवर करूंगा मोस्टली। ठीक है, ये फिक्सचर का जो है एक पार्ट में अलग से डालूंगा जिसमें आप हर एक जो है फिक्सचर को बड़े ईजी तरीके से कर पाएंगे और वहां से आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है इंट्राम्यूलर एंड एक्स्ट्राम्यूलर, और आपका उसके बाद उसका मीनिंग, उसका ऑब्जेक्टिव और इसका सिग्निफिकेंस। ये 2026 के अंदर आपका ये कंटेंट रहने वाला है, तो इसी को हम समझते चलेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं भाई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी ही हेल्प होने वाली है इससे। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट आपका चैप्टर को। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आ जाता है मीनिंग ऑफ आपका प्लानिंग। तो प्लानिंग से क्या समझते हैं आप, देखो प्लानिंग क्या होता है, हमारा प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर थॉट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। ठीक है, किसी एक प्लानिंग मतलब क्या होता है कि आप कोई एक जो है अपने विचारों को एक साथ ला रहे हैं, ठीक है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम सिंपल से प्लानिंग बोलते हैं। इसको आप लिखेंगे, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, व्हाट इज प्लानिंग। ठीक है, उसके टाइप ऑफ प्लानिंग आपके, ठीक है, उसकी जो है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वो आपसे क्वेश्चन आ जाता है। तो प्लानिंग की एक छोटी सी अब डेफिनेशन, अगर आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, आपको एक छोटी सी डेफिनेशन याद करनी है, उसको याद रखना। ठीक है, प्लानिंग से आप समझ रहे होंगे कि प्लानिंग क्या होती है, कि योजना बनाना होता है कि कोई भी काम हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम प्लान करते हैं। जैसे कोई घर में पार्टी है, पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। हाँ भाई, हमें वो सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, इतने मेंबर को ऑर्गेनाइज करना है, वो काम वो देखेगा, वो काम वो देखेगा, तो इसी को हम बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग में। देखो हम मीनिंग ऑफ प्लानिंग में देखो, प्लानिंग क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम स्पोर्ट्स की टर्म से देखेंगे तो प्लानिंग हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग फॉर एवरी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। देखो किसी भी एक स्पोर्ट्स के लिए आप अगर टूर्नामेंट रखने वाले हो, आप मान लो आईपीएल होता है, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, उसके अंदर हम जो है प्लानिंग करते हैं सारी चीजों की। ऐसा तो नहीं है एक दिन में आईपीएल के सारे मैच हो जाते हैं, उसकी प्लानिंग की जाती है, पहले उसको प्री प्लान किया जाता है, उसकी जो है आपके शेड्यूल बनाया जाता है, कमेटी बैठती है, बजट तैयार किया जाता है, ये सारी चीजें आपका पार्ट ऑफ प्लानिंग है। ठीक है, तो इसमें हम क्या होता है, हम प्लानिंग से क्या हम जो है टॉप तक पहुंच सकते हैं, टॉप ऑफ द एपेक्स पोजीशन पे हम जो है पहुंच सकते हैं, जो है योजना के माध्यम से। मतलब जो अपना प्लान है उसको हम बेस्ट परफॉर्मेंस, देखो फ्रॉम द प्लानिंग वी कैन गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं तो हमारा जो है बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आती है। ठीक है, बात रही है हमारी प्लानिंग की। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्लानिंग के। देखो ऑब्जेक्टिव से हम क्या समझते हैं, अब देखो ऑब्जेक्टिव की बात करो अगर आप, तो उससे हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव से आप समझते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब कि हमारा जो है काम जो है उसका
आउटपुट कैसे निकल रहा है। देखो ऑब्जेक्टिव मतलब उसका हमारे मोटिव क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। खेल के क्षेत्र में अनावश्यक दबाव को कम करना। देखो हमारा जो बहुत सारा जो है वर्कलोड रहता है हर एक के ऊपर, तो वो प्लानिंग से छट जाता है। कभी किसी को मान लो आईपीएल में किसी को कोई काम दिया जाता है, कोई काम दिया जाता है, किसी को कोई काम दिया जाता है, कोई कैमरा हैंडल करता है, कोई ब्रॉडकास्टिंग हैंडल करता है। तो इससे अब हमारा प्लानिंग से जो है काम डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में कहता है टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्मिंग इन दैट टूर्नामेंट। तो उस टूर्नामेंट में जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, वो अच्छे नियंत्रण से मतलब बिल्कुल एक कांस्टेंट वे से जो है परफॉर्म हो सके। ठीक है, बिल्कुल मतलब कोई भी जो भी चीज परफॉर्म हो रही है, जो भी मैंने जो प्लान किया है, वो बड़े अच्छे तरीके से संपूर्ण हो, अच्छे से तरीके से उसना जो उसका निपट जाए वो। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कहता है इट रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक विच कुड बी हैपन इन द प्लेग्राउंड। मतलब अगर कोई भी जो है प्लेग्राउंड में मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है। आप देख मतलब अगर आप जैसे वहां पर बैठे हो, ठीक है, अगर ग्राउंड में बैठे हो, वहां से लाइट चली जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको रिड्यूस करने से क्या होता है, उससे जो आपका चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कि अगर आपने पहले से प्री प्लान किया कि आपने जनरेटर रख लिया, वो अपने प्लानिंग का पार्ट हो गया आपका, तो वो आपका आता है प्लानिंग का पार्ट। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड एनहांस द क्रिएटिविटी। सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी जब आपने पहली चीजें प्लान कर ली है, और क्रिएटिविटी आपकी निकल के आएगी। और अगला लास्ट पॉइंट हमारा कहता है इट एनहांस द स्पोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल इज लीड द प्लेयर। तो वो आपकी जो है परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है अगर आपने प्लानिंग अच्छे से की है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो है अगला टॉपिक आ जाता है वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लानिंग मुझे लगता है हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होता है उसका, वो सारी चीजें आपकी जो है कंप्लीट हो गई है। अब प्लानिंग करेगा कौन, सबसे बड़ा हमारा पॉइंट आएगा प्लानिंग करेगा कौन। प्लानिंग हमारी करेगी कमेटी। ठीक है, तो कमेटी से आप क्या समझते हैं, देखो कमेटी हमारी क्या होती है, छोटी छोटी कमेटी हम बनाते हैं, आपने बहुत सारी सुनी होंगी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो बहुत सारी कमेटी हमारे पास होती है। देखो सबसे पहले होती है सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, प्लेयर को सिलेक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एलिजिबिलिटी। आपने देखा होगा आईपीएल हम कराते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो है बच्चों को या फिर जितने भी प्लेयर्स होते हैं सबको खिलाते हैं। उसमें से अच्छे अच्छे प्लेयर्स को हम चुनते हैं, क्योंकि हमें जो है उसका काम, किसका काम होता है वो चुनना, होता है सिलेक्शन कमेटी का काम। ठीक है, चयन समिति जिसे हमें हिंदी में कह देते हैं, खिलाड़ियों का जो है जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनका चयन उनके प्रदर्शन और उनकी जो है पात्रता के आधार पर उनको जो है चुना जाता है। उसके बाद हमारी आती है टेक्निकल कमेटी, यानी कि तकनीकी समिति, जो कि आपकी सारा प्लान देखती है, टेक्निकल ट्रेनिंग और आपकी टैक्टिक स्ट्रेटेजी, वो सारा काम आपका जो है टेक्निकल कमेटी का काम होता है। उसके बाद हमारी आ जाती है फाइनेंस कमेटी। तो फाइनेंस पैसे भी तो कोई देगा, ठीक है, तो मैनेज फंड, बजट, फाइनेंशियल रिसोर्स, आपका धन, बजट और वित्तीय संसाधनों का जो प्रबंधन करती है उसको हम बोलते हैं वित्त समिति। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है डिसिप्लिन कमेटी। डिसिप्लिन कमेटी का काम क्या होता है, भाई डिसिप्लिन बना के रखे, ठीक है, अच्छे से बच्चा का मिसकंडक्ट ना हो, ठीक है, बच्चे अच्छे से खेल पाए, डिसिप्लिन बना रहे उनके बीच में, आपस में वो बहुत ही अच्छे से, कोई भी गलत व्यवहार ना हो। उसके बाद ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी। देखो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई ग्राउंड होगा वहां पे मेंटेनेंस की जरूरत होगी, उसकी घास की कटाई करनी है, कैमरे लगाने हैं, ऑडियंस के लिए बैठने की जगह बनानी है, तो वो सारे काम जो है हमारा देखती है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, यानी कि मैदान एवं उपकरण समिति का वो काम आता है। उसके बाद हमारा आता है पब्लिसिटी कमेटी, प्रमोट इवेंट एंड प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। पब्लिसिटी करने के लिए देखो कोई भी स्पोर्ट्स है, मान लो प्रो कबड्डी है, आपने देखी होगी, उसमें जो है पहले से एड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो काम होता है हमारा पब्लिसिटी कमेटी का। वहां पे टेम्पलेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, प्लेयर्स का प्रमोशन हो जाता है, डिफरेंट टाइप वो सोशल मीडिया हैंडल्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, रील्स आने आपके पास स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो सब हमारा काम होता है पब्लिसिटी कमेटी का, जिसको हम प्रचार समिति बोलते हैं। ठीक है, होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, वेरियस कमेटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने समझा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधा हम आएंगे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। देखो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसकी जिम्मेदारी। देखो अब जिम्मेदारियों को कैसे, इसका क्वेश्चन आपका आराम से ऐसे बनता है, 3 नंबर में 4 नंबर में बनता है कि प्री टूर्नामेंट, ड्यूरिंग टूर्नामेंट और पोस्ट टूर्नामेंट, यानी कि प्रतियोगिता के आपके जो पहले, उसके बाद आपकी प्रतियोगिता के दौरान और आपकी प्रतियोगिता के बाद। मतलब ठीक है, आप समझ रहे होंगे, कोई भी टूर्नामेंट होने से पहले, उसके बीच में, उसके बाद में। देखो सबसे पहले अगर प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, जब टूर्नामेंट होने वाली है, तो प्रिपेयर द टूर्नामेंट बजट। तो बजट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। कोई भी टूर्नामेंट, अगर आप कोई कबड्डी का जो है गेम अपने गांव में, अपने शहर में कहीं भी ऑर्गेनाइज करोगे, तो उससे पहले आपको बजट बनाना पड़ेगा, वेरियस कमेटी आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, उनके लिए प्राइजेस का जो है प्रावधान करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, अरेंज द प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट फॉर द विनर। उसके बाद आपको फाइनलाइज द डेट एंड वेन्यू ऑफ टूर्नामेंट। आपको पूरा फिक्सचर देना पड़ेगा कि आपकी टूर्नामेंट कहां पे होगी, किस तरह होगी, कौन कौन भाग लेगा, टीम का चयन कैसे होगा, वो सारा काम आपका प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो
जब हमारी कोई टूर्नामेंट होने वाली होती है, मतलब हो रही होती है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, प्रॉपर मेंटेन डिसिप्लिन आपका जो है, यानी कि अनुशासन का ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल इवेंट, मतलब हर एक इवेंट का रिकॉर्ड रहे। जैसे आप टीवी पे कई बार क्रिकेट देखते हो, उसका रिकॉर्ड आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होता है। उसके बाद आपका टाइम टेबल वगैरह सब आपका जो है साइट पे या कहीं भी आपको अवेलेबल दिख जाता है। प्रोवाइड द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, उसकी हर एक छोटी से छोटी जानकारी, किसी भी खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, कुछ भी इस प्रकार की जानकारी जो है आपका ड्यूरिंग टूर्नामेंट काम होता है आपकी कमेटीज का। और इसकी पोस्ट टूर्नामेंट, मतलब एक टूर्नामेंट अब खत्म हो गई है मान लो, ठीक है, उसके बाद क्या काम होगा, देखो उसके बाद कोई भी अगर टूर्नामेंट जीत जाता है तो जो टीम जीतेगी उसको जो है हमें प्राइज देने पड़ेंगे, ठीक है, उनको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ चेक्स देने पड़ेंगे, उनको अप्रिसिएशन देना पड़ेगा, चीफ गेस्ट बुलाने पड़ेंगे। तो वो आपका आता है पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट द विनर, collect all record related to the sports tournament, prepare and provide detailed result, give honor and appreciation to the chief guest। तो चीफ गेस्ट को ऑनर देना है, ठीक है, उनको डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट बनाने हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्राइस। तो होप मेरे को सबको ये बात समझ आ गई होगी, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बड़ी इजी चीज है, और ये अगर आप खुद से बनाएंगे तो एग्जाम में ये बन भी जाएंगी, ठीक है। बस एक बार आपको उसको पता होना चाहिए किस तरह की कोई चीज किस तरह होती है, ठीक है। होप तो सबको समझ आ गई हुई चीज। हम बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है टूर्नामेंट, ठीक है। टूर्नामेंट मुझे लगता है सब बच्चों ने सुनी होगी। टूर्नामेंट तो यार एक क्या होता है, कंपटीशन होता है इन्वॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपटीटर ऑल पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब आपके बहुत सारे जो है प्रतिभागी एक जगह पे जब जो है इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर किस अलग अलग गेम में भाग लेते हैं, ठीक है। तो आपका टूर्नामेंट हो जाता है। हर एक बच्चे ने किसी ना किसी टूर्नामेंट में आज तक भाग लिया होगा, वरना आपने स्पोर्ट्स डेट में जो है कभी ना कभी जो है रेस जरूर लगाई होगी अपने स्कूल में, जो है बच्चों से लगवाई जाती है, ठीक है। तो वही आपका टूर्नामेंट ही होता है जो कि आपके स्कूल लेवल पे होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम एग्जांपल में लेकर बड़े लेवल पे हम ले तो हमारा ओलंपिक गेम बहुत ही बड़ी टूर्नामेंट है। वर्ल्ड कप आपका, जैसे आप क्रिकेट वर्ल्ड कप, कबड्डी वर्ल्ड कप, बहुत सारे वर्ल्ड कप होते हैं आपके पास। एशियन कप होता है आपका, हॉकी में एशियन कप होता है, तो वो सारी टूर्नामेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है इंपोर्टेंस ऑफ द टूर्नामेंट। अब इन जो हमारे पास आपको मैंने बताया कि बहुत सारी टूर्नामेंट मैंने आपको एग्जांपल दिए, पर अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत सारी जैसे टूर्नामेंट हम कराते हैं, ठीक है, उसे हमारा क्या फायदा हो रहा है और बाकी लोगों को क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। तो वो हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट की, किसी भी एक जो है इंसान के लिए टूर्नामेंट जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो देखो टूर्नामेंट क्या करती है, अगर आप खुद से सोचो तो ये डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स स्किल, मतलब किसी भी एक खिलाड़ी की रेगुलर पार्टिसिपेशन इन द टूर्नामेंट हेल्प प्लेयर टू इंप्रूव देयर टेक्निकल एंड टैक्टिकल स्किल्स रिजल्टिंग इन बेटर परफॉर्मेंस। कोई बंदा अगर टूर्नामेंट में भाग ले रहा है, हार रहा है या जीत रहा है, पर उसकी जो स्किल है वो हर बार इंप्रूव होगी। तो इसलिए कहते हैं कि आपको ट्राई करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं कि आप जो है जमीन को छोड़ के या फिर ग्राउंड को छोड़ के चले जाओ। आपको हार जाना चाहिए, कोई बात नहीं, अगर हार जाओगे तो हार जाओगे, पर आप कुछ सीखोगे वहां से, तो वो इसलिए कहा जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें बोलते हैं प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट। स्पोर्ट की प्रमोशन होती है। टूर्नामेंट इंक्रीज द अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट अमंग द स्पेक्टेटर्स, इंकरेज द पार्टिसिपेंट्स इन द डिफरेंट स्पोर्ट। तो जो स्पोर्ट्स की प्रमोशन होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर। मतलब काफी सारे आपको प्लेयर, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट होती है, वहां से हम बहुत सारे जो है नेशनल लेवल के इंटरनेशनल प्लेयर को इंटरनेशनल तक लेके जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर हैं जो आईपीएल से जाके अब इंडियन टीम में हमारे खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है नेशनल एंड द इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशन को, मतलब अगर आप ओलंपिक की बात करो, काफी सारे जो है देश आपस में जो है जिनकी नहीं भी बनती है, वो एक टूर्नामेंट में खेलते हैं। मान लो चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, सभी जो है ओलंपिक में भाग लेते हैं। तो उसके बीच में वो क्या करते हैं, यूनिटी प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड और कल्चरल जो है उनका आपस में एक्सचेंज होता है एज जब जैसे वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और जैसे इसको आप सिंपल लिख सकते हो, खेल कौशल का विकास हो सकता है आपका, ठीक है। खेलों का प्रचार प्रसार होता है, खिलाड़ियों के चयन में सहायक होते हैं, क्योंकि देखो खिलाड़ी हम जो है अपने जो है मर्जी से वहां पर चुन सकते हैं जो हमें अच्छे लगे। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एकता बनी रहती है, ठीक है। तो वही सेम चीजें हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंस ऑफ द टूर्नामेंट। अब इंपोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ठीक है, वही पॉइंट है हमारा। एक पॉइंट और आ जाता है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ द सोशल क्वालिटी और सोर्स ऑफ द रिक्रिएशन। सोशल क्वालिटी हमारी बढ़ती है क्योंकि हम जो है आपस में यूनिटी दिखाएंगे तो हमारी सोशल क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये हमारे अंदर एथिकल वैल्यू बनाएगा, फेयर प्ले, ताकि हमारे अंदर ये भावना रहेगी कि हम और ज्यादा अच्छे से खेलें। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन का मतलब हमारा कि हम जैसे जो हमारे रिक्रिएशन ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी ना हेजिटेट नहीं करेंगे टू लार्ज एक्सपेंडिचर। जैसे अगर गेम अच्छे से होगा तो हमारे जो स्पेक्टेटर, मतलब जो है देखने वाले, और ज्यादा उसमें पैसा लगाएंगे ताकि ऐसे ही ये खेल चलते रहे, ठीक है। तो ये सब हमारे जैसे सामाजिक गुणों का विकास और मनोरंजन का स्रोत ये बन जाता है।
ठीक है, तो ये हमारी थी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो होप आपको ये चीजें सारी समझ आई, मैंने आपको टूर्नामेंट से रिलेटेड बताई। ठीक है, अब आपको मैंने इंपॉर्टेंस बता दी टूर्नामेंट की। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा कि टूर्नामेंट आपकी बहुत सारी, हर तरह की टूर्नामेंट होती है, आपको पता है। पर उसके अंदर ना, टूर्नामेंट के अंदर आपके पास बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स आपने देखे होंगे आजकल, कबड्डी हो गया आपका, क्रिकेट हो गया जिसको आप मेनली आजकल देख रहे होंगे। तो क्रिकेट में आपने देखा है एक टूर्नामेंट होता है, 14 टीम, जितनी भी टीम है आपके पास, ठीक है, 8 या 10 टीम है, तो उनका सबका एक पॉइंट टेबल होता है। ठीक है, तो वो एक मैच होता है, तो उसका जो एक टूर्नामेंट का जो एक व्यू होता है कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आ जाती है नॉकआउट टूर्नामेंट। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट सिंपल, इसको इजी तरीके से समझाता हूं मैं आपको। कोई भी एक टीम है, दूसरी टीम है, तीसरी टीम है, चौथी टीम है, तो आपस में कंपीट करेंगी और कोई एक विनर निकल जाएगा। जो एक विनर निकल गया वो हमेशा के लिए बाहर। दूसरी टीम में 2 टीमें भिड़ी, जिसमें से कोई एक टीम जीती है, ठीक है, एक जो हारी है वो बिल्कुल बाहर। फिर उन अगली 2 टीम में से जो जीतेगी वो आपस में भिड़ेंगी, ठीक है, वो जो जीतेगी वो विनर है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी को सिर्फ एक चांस दिया जाएगा। कोई भी टीम खेली, अगर वो हारी तो वो उसी टाइम बाहर। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट ये ऐसी टाइप की, इसको हम राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। इसके अंदर जब प्लेयर आपस में compete करते हैं और ना, इसमें हर एक टीम को चांस दिया जाता है। जैसे पिछली जो है हमारी नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, कई बार टीम कह देती है ओह आज हमारा दिन अच्छा नहीं था तो इसलिए हम हार गए। ठीक है, बट इसमें आप ये नहीं कह सकते। वो वाला जो है इसको इम्प्रूव किसने, लीग टूर्नामेंट में, इसमें हर एक टीम को ना एक एक चांस और मिलता है। देखो, इसमें हर एक टीम अलग अलग जो है लेवल पे compete करती है। अगर टीम कोई हार भी जाती है उसको फिर भी एक मौका दिया जाता है। इसमें ना पॉइंट्स टेबल होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके आईपीएल के अंदर पॉइंट्स टेबल होता है ना, तो उसमें जो टीम जो अच्छा परफॉर्म करती है वो ऊपर चली जाती है, नीचे जो बुरा परफॉर्म करती है नीचे। तो हर एक टीम को ना मौका मिलता है दोबारा दोबारा खेलने का, तो वो होती है हमारी लीग टूर्नामेंट। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, मतलब कि कॉम्बिनेशन दोनों लगाया जाता है, नॉकआउट भी और लीग भी। मतलब ये पिछले से सिमिलर ही है, बस उन दोनों को ना जोड़ के लगाया गया। देखो, अब इसमें एक होती है नॉकआउट कम नॉकआउट, एक लीग कम लीग, एक नॉकआउट कम लीग और एक लीग कम नॉकआउट। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले आ जाता है नॉकआउट कम लीग। तो यही है कि एक नॉकआउट के अंदर एक नॉकआउट कम नॉकआउट, आप नाम से समझ सकते हो। एक 4 जोन है, मान लो कोई ना 4 हमारे पास ग्रुप है, उसको चारों ग्रुप में ना देखो सेम नॉकआउट हो रहा है। देखो 1 2 3 4, एक ग्रुप आपस में कम्पीट कर रहा है, दूसरा ग्रुप आपस में कम्पीट कर रहा है, और वहां पर एक विनर निकला। हर एक ग्रुप में से ना नॉकआउट के रूप में चारों में से विनर निकल रहा है। फिर उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट निकल रहा है, उसमें भी नॉकआउट का यूज हो रहा है। तो जब दोनों प्रोसेस में नॉकआउट का यूज हुए तो वो होगा नॉकआउट कम नॉकआउट। ठीक है, उसके बाद अगर हम लीग कम लीग की बात करें तो उसमें आप नाम से समझोगे लीग कम लीग, लीग के अंदर लीग। ठीक है, तो 4 जो है हर एक के अंदर ना लीग हो रही है। देखो, लीग का पार्टिसिपेशन एक टीम हमने यहाँ पर निकाल ली जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, दूसरे में लीग पार्टिसिपेशन जो अच्छा टीम परफॉर्म कर रही है, और बी में सी और डी, चारों में से ना लीग की हमने टीम निकाल ली। उसके बाद फिर से जो है अगला ग्रुप हुआ है, वहां पर भी हमने लीग स्ट्रक्चर किया, लीग कम लीग है ना, तो यहाँ पर भी जब हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ 4 टीम आई तो 4 टीम आपस में लीग करेगी, यहाँ पर भी लीग सिस्टम होगा और फिर हमारा एक फाइनल विनर आएगा। और एक होता है फिर लीग कम नॉकआउट, जो आईपीएल में फॉलो होता है। अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे दूं, सबसे पहले लीग मैचेस होते हैं, यहाँ पर तो 4 जोन है, वहां पर एक ही जोन होता है पूरा। यहाँ पर 4 जोन है, देखो WA WB WC WD, यहाँ पर 4 हमने विनर निकाली लीग के थ्रू। उसके बाद हमने नॉकआउट मैच किए। ठीक है, 4 टीम है, नॉकआउट आपस में लड़ रही है और उसमें से एक विनर निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लीग कम नॉकआउट का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट वाला नॉकआउट कम लीग। मतलब सबसे पहले तो नॉकआउट होगा, मतलब कोई टीम ना जल्दी जल्दी में हमने मैच निकलवा लिए। ये देखो WA WB WC WD, हमने कोई 2 टीम का मैच किया, उसमें से एक ले लिया, 3-4 में से मैच किया, उसमें से एक ले लिया और उनमें से दोनों में से एक विनर ले लिया। तो उसमें सबसे पहले हमने नॉकआउट किया, उसके बाद फिर हमने लीग बना के, देखो लीग, उसके बाद जो 4 टीम है उसका लीग स्ट्रक्चर करके वहां से उनको लड़वाया आपस में और एक विनर ले लिया। तो ये हमारी 4 टाइप की टूर्नामेंट होती है। ठीक है, तो होप आपको ये चीजें याद रहेंगी। और इसका जो है फिक्सचर अगर आप में से कहोगे इनको बनाना कैसे है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा वीडियो के, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आना पक्का होता है 5 नंबर में। ये फिक्सचर आपका ड्रॉ करना आता है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसमें आपको हर एक चीज में डिटेल में समझा दूंगा। तो इसमें अगर आप समझ नहीं पाए हो तो थोड़ा सा मैं उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, आपको वहां बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा, आप देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली टूर्नामेंट है चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट आपने देखी होगी, जैसे WWE में कोई एक जो है रोमन रेंज या फिर ब्रोक लेसनर, आपने देखा होगा बचपन में बहुत देखी होगी WWE। तो उसमें एक दूसरे को जब चैलेंज करते हैं, वो हमारी टाइप हो जाती है चैलेंज टूर्नामेंट की। ठीक है, इन दिस टूर्नामेंट आपके 3 से 4 कंस्टेंट या 1 से 2 आपस में कम्पीट करते हैं और दूसरे को चैलेंज करते हैं और वो लड़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं चैलेंज टूर्नामेंट। ये हमारी 4 टाइप ऑफ टूर्नामेंट होती है। तो इसी के साथ हमने टूर्नामेंट तो खत्म कर ली है। ठीक है,
होप आपको ना यहाँ तक समझ आ गया होगा टूर्नामेंट क्या होती है, उसकी जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे किस तरह की टूर्नामेंट होती है, उसके फिक्सचर होते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि वीडियो आएगी थोड़ी देर में, ठीक है आपकी, वो आप एक बार देखोगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली है, क्योंकि उसमें मैं आपको बड़ा इजी वे में बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक होने वाला है, लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारे चैप्टर का, वो है इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल, इसका डिफरेंस, या फिर 2-4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। देखो इंट्राम्यूरल से आप क्या समझते हो? द वर्ड इंट्राम्यूरल हमारा डिराइव हुआ है इंट्रा और म्यूरल से। तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन, म्यूरल का मतलब होता है वॉल। तो सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझाऊं, इंट्राम्यूरल मतलब विद इन द वॉल, एक वॉल यानी चार दीवारी के अंदर अंदर जो भी टूर्नामेंट हो रही है। मान लो आप स्कूल में हो, जैसे वहां स्कूल में क्या होती है, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट होती है। जैसे आपका स्पोर्ट्स डे होता है, उसके अंदर आपके जो स्कूल के बच्चे हैं वही सारे आपस में कम्पीट करते हैं, वही लड़ते हैं, और वही उसमें से कोई एक बच्चा जो है स्कूल का बच्चा जीतता है, वो होता है आपका इंट्राम्यूरल। ठीक है, तो कोई भी बाहर का इसमें बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता। देखो, नो स्टूडेंट ऑफ द अदर स्कूल कैन पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी। और इसमें क्या होता है, बेस्ट जो होता है उसको हम मोटिवेट करते हैं ताकि जो है और बच्चे भी इसमें जीत पाए। ठीक है, तो यही होता है आपका इंट्राम्यूरल। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस से आप क्या मतलब समझते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए। देखो इंट्राम्यूरल हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट फॉर द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। कोई भी स्टूडेंट को फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली कनेक्ट करता है, क्योंकि कोई टूर्नामेंट होता है तो सारे भाई भाई हो जाते हैं, कहते हैं ना भाई आज चलो सारे टूर्नामेंट खेलते हैं, आज सारे बच्चे। ठीक है, स्पोर्ट्स डे के अंदर कितनी सारी एक्साइटमेंट होती है, सारे बच्चे हैं खुश खुश होके जाते हैं। तो वो इंट्राम्यूरल का आपका जो है सिग्निफिकेंस होती है, बच्चे की स्ट्रेस कम कर सकें। ठीक है, ले मोरल स्ट्रेस ऑन द मोरल एंड एथिकल वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस प्रोग्राम रिफ्रेश द चिल्ड्रन एंड मेक देम एक्टिव। वो बच्चों को रिफ्रेश कर देता है और एक्टिव बना देता है। ठीक है, आप सबने भी खेली होगी टूर्नामेंट। ठीक है, तो आपको याद होगा सभी बच्चों को कि कितना आप खुश हो जाते थे उस टाइम टूर्नामेंट होती थी। ठीक है, तो उसके बाद दे प्रोवाइड मैक्सिमम फॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द गेम एंड स्पोर्ट। तो बच्चों को मैक्सिमम फॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप जो है जाके खेलें और वहां पर जीत के आए। और आपको जो है स्पेशल क्या होता है, डेवलपमेंट लीडरशिप जो आपकी वहां पर डेवलप की जाती है, ताकि आप जो है आगे क्वालिटी अमंग द स्टूडेंट। देखो अब इसमें ना ये काफी सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रामुलर इंटरमुलर दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ पॉइंट याद कर लेंगे तो वहां भी आप सेम ही पॉइंट लिखोगे, क्योंकि हर एक जगह चीजें तो एक ही हो रही है ना। हर एक बच्चे में स्ट्रेस तो हर जगह रिलीज होगी। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी हर एक जगह आएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव। तो हमारा मकसद क्या है, देखो सबसे पहले प्रत्येक विद्यार्थी को खेल और कूद में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, यानी कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना बच्चों को। विद्यार्थियों में जो है नेतृत्व क्षमता का विकास करना, यानी कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी मैंने आपको बताया। अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द कंपटीशन, एक एक्सपीरियंस मिलता है आपको स्कूल लेवल पे अगर आप लड़ते हो। टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनमें से छांट सकते हैं कि जो है प्रतिभाशाली खेल व्यक्ति को हम पहचान सकते हैं इसे। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्किल्स। देखो स्पोर्ट्स एंड गेम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स सीखने को मिलती है डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरमल के ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हमारा जो है एक्स्ट्राम्यूरल। ठीक है, इंटरम्यूरल हमने पढ़ा विद इन द वॉल्स, एक्स्ट्राम्यूरल मतलब आउटसाइड द वॉल। आउटसाइड द वॉल का मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल इजी तरीके से। कि मान लो अगर आप अपने स्कूल से लड़ रहे हो तो वो आपका इंटरम्यूरल है। अगर आपका इंटर स्कूल आपका जो है दूसरे स्कूल से मैच होगा, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा एक्स्ट्राम्यूरल। मान लो आपको कोई एक फ्रेंडशिप टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज कराती है कोई दो स्कूल के आपस में, तो वो आपका एक्स्ट्राम्यूरल हो जाएगा, मतलब आउटसाइड द वॉल्स, आपके स्कूल के चार दीवारियों के बाहर। ठीक है, तो उसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेट करेंगे। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ द स्कूल कैन पार्टिसिपेट, बहुत सारे स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अब सिग्निफिकेंस हम पढ़ते हैं। देखो इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्कूल टू शो देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी। तो मतलब हमें ये पता है कौन सा स्कूल कौन सा बढ़िया है, किस स्कूल से कितने ज्यादा है स्पोर्ट्स में जो है ज्यादा एक्टिव है बच्चे। ठीक है, ये एनहांस करता है स्टैंडर्ड ऑफ द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। हर एक स्कूल के बच्चों का हमें पता लगेगा किसमें स्कूल में कैसे बच्चे हैं, किस तरह का स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड वो रखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अप्रोप्रिएट नॉलेज करेगा हमें स्पोर्ट्स टेक्निक के बारे में, क्योंकि दूसरे स्कूल से बच्चे आएंगे वो कुछ अपनी टेक्निक लेके आएंगे, आपकी अपनी टेक्निक होगी, तो आपस में जो है टेक्निक्स भी एक्सचेंज होगी, उसकी नॉलेज आपको आएगी और आपकी इंप्रूव करेगा अपॉर्चुनिटी टू द पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट। तो आपकी अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी क्योंकि आप दूसरे स्कूलों के बच्चों से भिड़ रहे हो। ठीक है, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी भी बढ़ाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्स्ट्राम्यूरल। ठीक है, तो ये देखो ऑब्जेक्टिव, उसमें अब लास्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव बचेगा। ठीक है, तो वही सेम पॉइंट मैंने आपसे बात की थी पहले, टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द स्पोर्ट। ठीक है, एनरिच द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट, उस बच्चों के एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा, स्पोर्टमैनशिप हमारी बढ़ाएगा और फीलिंग ऑफ द फ्रेटर्निटी, एंड टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ द न्यू रूल्स एंड द एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वही घिसी पिटी बातें हैं। देखो तो इसमें हमारा जो है
खेल भावना और भाईचारे की भावना को विकास करना। तो सेम ही जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इंट्रामुलर और एक्स्ट्रामुलर के, तो आप अगर लिख देंगे इधर उधर भी एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा ये वाला चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो होप आपने सारी चीजें ध्यान से सुनी हुई, बड़ी इजी चीजें हैं। फिक्सचर की वीडियो मैंने आपको बताया अभी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, बस बड़ी इजी तरीके, एक बार आप स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद जो है खुद से इसके खुद के नोट बना लें या फिर थोड़ा सा कहीं से नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर बड़ा इजी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना। ठीक है, और फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में। ठीक है, कोई नए चैप्टर में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा।